प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यूपी टीईटी के हमारे जितने मित्र हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले ज्ञान प्रदीप्ति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो सबसे पहले, यदि आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से स्टडी विद प्रदीप को आप ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8004109989 इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी मैटर यहाँ पे निःशुल्क प्राप्त हो सकें। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, आपका अपना साथी यहाँ पे सभी वर्षों के संग्रह पेपर जितने हैं उनका साल पेपर हम आपके साथ लेकर के आएंगे। आज की जो सीरीज में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह पेपर हमारा है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि। किस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं? बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि 2019 का साल पेपर है। 2019 में जो पेपर हुआ उसका साल पेपर। भागिए मत, धैर्य रखिए, भागिए मत, जल्दी से धैर्य रखिए और धैर्य रख करके क्या सुनना है उसे देखिए। अभी तक आपने बहुत सारे साल पेपर अलग अलग प्लेटफार्मों पे देखे होंगे या खुद से सॉल्व किए होंगे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से साल पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है, यह साल पेपर आपके हर एक साल पेपर से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाएंगे, और वह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यदि आप कुछ नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ इतना पढ़ के जाते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 25 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से इसी तरह की पाठ्य श्रृंखला से मिल जाएगा। तो आप धैर्य से इसे पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको करना होगा, स्टडी विद प्रदीप नाम से एक चैनल है जो कि आपका टेलीग्राम पे है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। नीचे लिंक दी गई है, अगर आप लिंक से नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ पे नंबर करिए, व्हाट्सअप करिए, जिससे हम इसका पीडीएफ आपको क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2019 के साल पेपर को। ये पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप इसे जूम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया वह पूछा गया कि 19 का जो पेपर हुआ था, हालांकि पेपर तो 18 का हुआ था लेकिन 19 में यह पेपर कराया गया था। तो इस पेपर में यह पूछा गया था कि आप बताइए कि बीएस ब्लूम ने ज्ञान के लिए कौन कौन से चरण दिए हैं, संज्ञात्मक क्षेत्र में कौन कौन से चरण उनके हैं, कितने चरण हैं, तो उसके बारे में व्याख्या है। अब ध्यान से यहाँ पे हम बीएस ब्लूम के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। बीएस ब्लूम ने और उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक, पहले तो आपसे पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ए है। मान लेते हैं कि इस बार पूछ लिया बीएस ब्लूम और उनके सहयोगियों ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप कहेंगे टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव ए हैंडबुक है और कॉग्निटिव डोमेन 1956। यह बुक है टेक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक है ये, और कॉग्निटिव डोमेन का है 1956 में लिखा गया। ठीक, कि संज्ञात्मक क्षेत्र के वे उद्देश्य होते हैं, किसमें संज्ञात्मक क्षेत्र के वो उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान को पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कुशलताओं के विकास से संबंधित होते हैं। ध्यान से देखिएगा, संज्ञात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशल के विकास से संबंधित होते हैं। ब्लूम ने संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र के कितने उद्देश्य बताए हैं? उद्देश्यों के लिए 6 वर्गों में बांटा है। संज्ञात्मक ज्ञान के लिए कितने भागों में बांट दिया गया है? 6 भागों में बांट दिया गया है। लास्ट में हम बताएंगे कि ब्लूम ने पहले 3 भागों में बांटा था और उसके बाद इसको संज्ञात्मक ज्ञान को कितने भागों में बांट दिया गया? 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से हैं वो आपके? तो पहला हो जाएगा ज्ञान, दूसरा है अवबोध, कहीं लिखा होगा, किसी किसी बुक में बोध लिखा रहता है तो आप बोध पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिए, कई बार ऐसे होता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछ लेता है कि बीएस ब्लूम के द्वारा बताए गए संज्ञात्मक ज्ञान में कौन सा सुमेलित नहीं है। मेरे प्रश्नों को ध्यान से आप सुनिए और उसके आंसर को समझने का प्रयास करिए। कहने का सीधा सा अर्थ है कि आपको ये 6 याद होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी दिखावटी बातें नहीं है, सीधी सीधी बात है। 2019 में पूछे गए पेपर जो हैं उनके साल पेपर के साथ हम आपको उपस्थित हैं। इस तरह के सभी पेपर आपके ना सिर्फ आपका बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधि, बल्कि आपका हिंदी, संस्कृत, गणित और जो आपका पर्यावरण है, सबकी सीरीज आपको दे दी जाएगी, वह भी निःशुल्क। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, अपने मित्रों को करना होगा शेयर। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो आप मार्केट से भी इसको ले लेंगे, लेकिन अभी उसके लिए वक्त है, इतना जल्दी मिलने वाला मार्केट में नहीं है। तो जल्दी से चैनल से जुड़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मैं क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए। मेरे
वीडियोज को देखिए, फिर उसके बाद इसको याद रख करिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका 25 से 26 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि बी एस ब्लूम ने जो संज्ञात्मक ज्ञान का क्षेत्र था उसको 6 भागों में बांट दिए। किसको? संज्ञात्मक ज्ञान के क्षेत्रों को 6 भागों में। अब ऐसे प्रश्न दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो बी एस ब्लूम के संज्ञात्मक क्षेत्र से मिलान नहीं करता है या सुमेलित नहीं है। तो आपको ये 6 के अलावा कोई और शब्द अगर लिखा रहेगा तो उसे आप आंसर करेंगे। यानी आपको ये 6 याद होने चाहिए। क्या है? फिर से मेरे साथ एक बार बोल लीजिए। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से कहिए हाँ। आगे बढ़ें। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। सीखने की मात्रा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न पूछा गया अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं। अधिगम वक्र जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। हमारा आंसर तो इतना ही है, क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर तो इतना ही है। वहां पे ग्राफ बना के दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीजें और सीखने का प्रयास करेंगे। क्या सीखने का प्रयास करेंगे? देखिए, सीखने की मात्रा एवं समय के परस्पर संबंध को रेखांकित करने पर जो वक्र तैयार होता है या प्राप्त होता है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सरल रेखी वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न जितना पूछा गया है उसके अनुसार आंसर आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। मान लेते हैं कभी इसके अलावा कोई वक्र दे दिया तो आप उसको अपना सही आंसर कर देंगे। जैसे मान लो चूज करने के लिए दे दिया कि कौन सा ऐसा वक्र है जो वक्र रेखा में सम्मिलित नहीं है, तो अधिगम वक्र में सम्मिलित नहीं, तो आप इसके अलावा जो होगा उसको अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, कौन सा हो गया? सरल रेखा वक्र, ठीक, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार। कह रहा है डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है, यानी इसमें कोई क्षमता नष्ट होती है। कौन सी क्षमता नष्ट होती है उसके बारे में आपको बताना था। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन में से अब इसमें से कोई भी 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। 2 पॉइंट नीचे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, ये भी हो सकता है। लक्षण हम यहाँ बता रहे हैं, हम आंसर नहीं बता रहे हैं बल्कि ये बता रहे हैं कि डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है जिसमें क्या होगा, जिसके निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। कौन से लक्षण हो सकते हैं उसके? तो आप देखिए, कहेंगे वर्णमाला अधिगम में कठिनाई पहला। दूसरा, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, यानी जो अक्षर की ध्वनि होंगी उसे बोलने में कठिनाई होगी, सीखने में कठिनाई आएगी। पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना। किसका? स्वर वर्णों का लोप कर देना। तो ये पढ़ते समय इस तरह की समस्या अगर आती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आगे 2 और हैं, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना। जैसे तो जो समान उच्चारण की ध्वनियाँ है उसे पहचान ना पाना। और 5वां जो है, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ा जाना। इस प्रकार के अगर 5 में से कोई समस्या आपको दिखाई पड़ रही तो उस समस्या को हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? डिसलेक्सिया के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं बता दूं कि आप अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर ये है, जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है अक्सर, कई बार ऐसा होता है कि समावेशी शिक्षा पद्धति जो है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ शिक्षक की भूमिका। ठीक है, समझ गए आप? इसको पढ़ने के लिए, चूंकि ये 60 नोट है, ये बुक नहीं है। मैं आपसे हर बार ये बता रहा हूँ कि यह बुक नहीं है, ना ही आपको यह बुक मार्केट में मिलने वाली है। यह एक प्रकार का नोट्स है जो परीक्षा के प्रश्नों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया, जिससे आप इस प्रश्नों को रिपीट करके, रिपीटेशन वाले प्रश्न जो आपके आएंगे, कम से कम 50 से 60 प्रश्न रिपीटेशन के आते हैं, उन प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं, या उस टॉपिक से जो प्रश्न आएगा उसे तैयार कर सकते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य है और मुख्य लक्ष्य है। क्लियर है? चलिए, तो बता रहे थे समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। तो आप कहेंगे समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होगी? तो आप कहेंगे बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो बच्चे होंगे उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें सीट, डेस्क, बेंच, जो भी आपको जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आप प्रदान कराएंगे। क्लियर है? दूसरा क्या? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी जो बच्चा कमजोर है, निःशक्त है, उस बच्चे पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यहाँ का मतलब शिक्षक को प्रोत्साहित नहीं करना है, शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे।
ऐसा नहीं कि आप अपने कलीग जो आपके टीचर हैं, आप पता चला कि आप प्राइमरी में टीचर हो गए, अब अपने जितने स्टाफ मेंबर हैं सबको प्रोत्साहित करें। नहीं नहीं, आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना। क्लियर है? हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबका सिलेक्शन हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए कि आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना, ना कि शिक्षक को। शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए, किसको? बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्लियर है? शिक्षक को सीखने के अक्षम, जो बच्चे सीखने में अक्षम है, बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। जो बच्चा नहीं सीख पा रहा, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई न्यूमेरिकल समझा रहे हैं, साधारण सी बात मान लेते हैं कि आप 26 में भाग देना सिखा रहे हैं किसी बच्चे को 5 से। अब कोई बच्चा होगा वो तो तुरंत सीख गया, 5 बार जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और उसके बाद आपने कहा कि इन दोनों को हम गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब आप ये बात तो एक बार समझा दिए, मान लेते हैं कोई बच्चा इस बात को समझ नहीं पा रहा है, किसी कारण से नहीं समझ पा रहा है। उस बच्चे को समझ विकसित करने के लिए आपको क्या करना होगा? उसे 2 बार 3 बार समझाना पड़ेगा। जो अक्षम बच्चा है, जो नहीं समझ पा रहा है, उसे समझाने का आपको अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। यानी आप समय बाध्यता पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बल्कि बच्चों को समझाने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लियर है? शिक्षक को बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। अब बच्चे की परिस्थिति कैसी हो सकती है उसको ध्यान में रख करके आप बच्चे का निर्माण करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हो। क्लियर है? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अच्छा, प्रश्न पूछा गया था क्या ऐसे कहानी दे के देता है ना, तो एक बड़ी सी कहानी थी, उसमें पूछा गया था कि राम है, मोहन है, श्याम है, ऐसे वगैरह वगैरह। तो कह रहा है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित कर देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, दंड देना चाहिए, या उन्हें बैठा देना चाहिए, प्रश्न नहीं पूछने। ऐसे 4 5 6 ऑप्शन आपको दे देगा। तो जो 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें से आपको पूछा जाएगा। तो आप जब भी आप शिक्षक हैं और आपसे कोई बच्चा प्रश्न करता है तो आप हर बार बच्चे को प्रेरित करेंगे कि वो प्रश्न आपसे पूछे। उसे डांटेंगे नहीं, उसे मारेंगे नहीं। उसके हो सकते हैं प्रश्न ऊट अवाट बवाट हो सकते हैं, ऊट पटांग हो सकते हैं, ये बात सच है कि बच्चा त्रुटिपूर्ण गलत क्वेश्चन पूछ बैठता है। हो सकता है बच्चा उस शब्द को ना समझ पाता हो तो वो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, या वो सेंटेंस फॉर्मेशन ना कर पाता हो तो इस कारण उसका प्रश्न अलग हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप बच्चे को डांट करके बैठा देंगे या बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करेंगे। नहीं, हर बार आप बच्चे को क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, और उस प्रश्न को आप समझ करके बच्चे को समझाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन के लिए जब भी आएगा तो आप इसका गलत आंसर नहीं करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। चलिए, गर्भाधान के समय, गर्भाधान के साथ ही पूछा जा रहा है विकास कब से होता है, तो आप कहेंगे गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो आपका आंसर तो इतने में होगा, जो प्रश्न पूछा गया था वह आपका हो गया, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या दिया गया? तथा यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। यानी आपसे पूछा गया था बच्चे का विकास प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, तो आंसर आपका हो गया गर्भाधान से प्रारंभ हो जाती है, वॉर्म टू। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक कहाँ पे है? उसके बाद कौन सी अवस्था आएगी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, और ये जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती। क्लियर है? किशोरावस्था के लिए कुछ कथन हैं जो कि अलग अलग दार्शनिकों द्वारा, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहे गए हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछे ही गए हैं। हर एक साल आप देखेंगे तो 1 2 प्रश्न यहाँ से पूछा गया। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन नहीं पता होगी तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आप इसे याद करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए भी कि वो भी याद कर सकें। टेट एक, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, टेट एक क्वालिफाइंग नेचर का है। टेट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मित्र को शेयर करते थे। अच्छा, कुछ लोग इस जलन में नहीं शेयर करते कि वह भी पढ़ लेगा, वह भी तैयार कर लेगा। नहीं, करिए, इसे करने से कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपने मित्रों तक शेयर करेंगे तो क्वालिफिकेशन है, ये तो क्वालिफाई करना है, आप क्वालिफाई करिए, मित्र भी क्वालिफाई करेगा, दोनों लोग साथ में एक दूसरे को मिठाई खिलाइए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसके बाद सुपर टेट आएगा, उसके लिए भी हम सीरीज लेकर के आएंगे, ना सिर्फ करंट अफेयर्स की बल्कि यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, मनोविज्ञान, हिंदी, सबके लिए इस तरह की सीरीज आपके लिए आएंगी जो कि महत्वपूर्ण होगी। तो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए, उनसे कहिए चैनल से जुड़ें। ठीक है, यही हमारा पारिश्रमिक है, यही हमारी फीस है, यही हमारी सैलरी है, यही हमारा सब कुछ है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हम आपको मित्र कह रहे हैं तो एक मित्रता के भाव से आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्त को भी बता सकते हैं भैया डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, काम देगा। ठीक है, और आप भी इसे वॉच करते रहिए, सारे वीडियो देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा, और मेरा पारिश्रमिक ये है कि आपका अच्छा रिजल्ट आए तो वो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो चलें, बात कर रहे थे किशोरावस्था के लिए अलग अलग कथन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है।
तो देखते हैं कौन सा है। तो पहला है स्टेनले हाल का कथन। कौन है? स्टेनले हाल का कथन है। इन्होंने क्या कहा? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, हमला और विरोध की अवस्था। बाप रे, देखिए क्या क्या कहा इन्होंने। किशोरावस्था क्या है? बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, हमला और विरोध की अवस्था। अच्छा, युवावस्था में आप किसी बच्चे को किसी काम करने के लिए प्रेरित मतलब उसे मना करें, जो उसे अट्रैक्ट हो रहा है उसको मना करें, तो आपके विरोध करेगा ही। तो स्टेनले हाल ने क्या कहा? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, हमला और विरोध की अवस्था है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रिपीट कर रहे होंगे। शब्दों को रिपीट करते रहिए, याद जल्दी होगा। क्या कह रहे हैं? कि स्टेनले हाल नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, हमला, विरोध की अवस्था है। क्लियर है? चलिए अगला शब्द। जरसील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है, कह रहे हैं किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। क्या है? बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर क्या कर रहा है? गति कर रहा है, संक्रमण कर रहा है। थोड़ा शब्द यहाँ पे देखने में उठपटांग लग रहा है, लेकिन यही लिखा गया है। तो ये संक्रमण करता है। क्लियर है? चलिए आगे। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार 3 लोगों के नाम आए हैं। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के विचारानुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। फिर से देखते हैं। कह रहे हैं ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के विचारानुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। क्लियर है? चलिए, क्रो योम क्रो के अनुसार, इनका नाम तो आपने बहुत बार सुना है। क्रो योम क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कह रहा है किशोर ही वर्तमान की शक्ति, मतलब उसके पास कितना पावर है, ताकत है उसके पास, और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्लियर? प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी सोच में शिक्षण होती है, जिसे आप माइक्रो टीचिंग कहते हैं, वो कितने मिनट का होता है? माइक्रो टीचिंग आपका कितने मिनट का होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। माइक्रो टीचिंग आपने, जब आप माइक्रो टीचिंग दिए होंगे बीएड में, तो आपने लगभग 40 मिनट 45 मिनट का कालांश बनाया होगा। ठीक है, कई बार कालांश में ही बता दिया जाता है कि आप 40 मिनट का बनाइए, 45 मिनट का बनाइए। एक्चुअली में उस समय जो पूछा गया, आपके ऑप्शन में 40 मिनट भी है, 45 मिनट भी है और 30 मिनट भी है। तो आपके ऑप्शन में जो सही आंसर है वो कौन है? 36 मिनट। क्या है? 36 मिनट। सोच में पद्धति, जिसे आप माइक्रो टीचिंग कहते हैं, सोच में शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में सोच में शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है? 36 मिनट होती। कितनी होती? 36 मिनट, जिसमें पाठ योजना के लिए जो समय दिया गया 6 मिनट। अब आपको देखिए यहाँ पे 6 चीज़ें दी गई हैं, इससे बहुत मतलब नहीं, सबके लिए समय बराबर है। बस आपको याद करना है, पहले क्या होगा? पाठ योजना, फिर शिक्षण, प्रतिपुष्टि और पोषण, पुनः पाठ योजना निर्माण, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो ये 6-6 मिनट के होंगे सब और 36 मिनट हो जाएंगे, 6 दिए गए। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सीखने के पठार की परिभाषा। सीखने के पठार की परिभाषा रास ने इस प्रकार दी है। आपसे पूछा जाए सीखने के पठार की परिभाषा किसने दी, तो पहले तो आप कहेंगे रास ने दी। ठीक है, किस प्रकार दी ये देखिए। अगर ऐसे कथन दे देता है, कथन देने के बाद आपसे पूछता है कि यह कथन किसका है, तो आप बताएंगे सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। सीखने का, कह रहा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हुई है। दूसरा है गेट्स व अन्य। एक गेट्स है, गेट्स व अन्य के ने सीखने के वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। गेट्स तथा अन्य ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, किस पे? अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति की सीमा के ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? गति, सीमा और ग्राफ के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अब आपके क्लास में कुछ समस्यात्मक बालक होंगे। समस्यात्मक बालक मतलब आप जानते हैं, जो चोरी करते हैं, किसी की पेंसिल चुरा लिए, किसी की पेन चुरा लिए, किसी को मार दिए,
मतलब क्लास को डिस्टर्ब करने वाले, सीधे सीधे कहें तो क्लास को डिस्टर्ब करने वाले बच्चे को क्या कहेंगे, समस्यात्मक बालक कहते हैं। समस्यात्मक बालक की यही समस्या नहीं होती, किसी टिफिन खा जाते हैं, कभी स्कूल से भाग जाते हैं तो पता चलता है स्कूल तक पहुंचते ही नहीं है, इस तरह के बालक को क्या कहा जाता है, समस्यात्मक बालक कहते हैं। तो ये समस्यात्मक बालक क्या होंगे, तो इनके बारे में देखिए कि इनको कैसे सुधारा जाए। तो शिक्षक का कार्य क्या होगा, जो समस्यात्मक बालक होंगे उनके लिए शिक्षक का कार्य क्या है, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप उतने को ही फोकस करिए, ठीक है। क्या कह रहा है, बच्चों को परामर्श देना चाहिए। अब उस बच्चे को बुलाइए और उसे प्यार से समझाइए कि बेटा इस तरह से क्लास में डिस्टर्ब करोगे तुम्हारा नुकसान है। देखिए यहाँ पे आपको किसी को दंड नहीं देना बल्कि समझाना है और उसे समावेशी शिक्षा की तरफ अट्रैक्ट करना है। तो कह रहे हैं बच्चे को परामर्श देना है। क्या परामर्श देना है कि आप ऐसे काम करिए, अच्छे काम क्या है, बुरे काम क्या है, स्कूल बंक करना क्या है, आप घूम रहे हो तो इसका क्या मतलब है, मारपीट कर रहे हैं तो इससे क्या नुकसान है, इन सब चीज़ों से उस बच्चे को समझाइए। तो उसके लाभ हानि के बारे में बताइए कि क्लास करने से, स्कूल में रेगुलर रहने से, मन से पढ़ने से क्या लाभ है और लगातार बाहर घूमने लड़ाई करने से क्या नुकसान है। इस तरह की चीज़ें आपको क्या करना होगा, समझाना होगा, बच्चे को परामर्श देना होगा, ठीक है। बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन करिए। अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि उस बच्चे को आप समझा दिए, उसके बाद वो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, वह आपका होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, क्लास वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो उसे प्रोत्साहित करिए कि देखिए बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसे प्रोत्साहन का एक वो हो जाएगा कि उसे प्रोत्साहन चाहिए, पुरस्कार चाहिए, तो इसलिए वो अच्छी दिशा की तरफ बढ़ जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। मधुर और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए। उससे प्यार से बातें करिए। उसे आप नफरत भरी बातें करेंगे, उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे तो उसके अंदर घृणा आएगी, वो उस काम को छोड़ेगा नहीं बल्कि आपसे छुप छुप के करेगा। लेकिन अगर आप उसे समझा ले जाएंगे, उसे बता ले जाएंगे, उसे सिखा ले जाएंगे तो वह बच्चा आसानी से समझ जाएगा। और किसी बात को समझाने का सरल तरीका क्या होता है, मधुर भाषा होती है। आप मधुरता से किसी चीज़ को समझाएंगे, सामने वाला समझ जाएगा। अगर आप कर्कश बात से उसी बात को कहेंगे तो उसके शब्दों का अर्थ अनर्थ हो जाता है और आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि उसका रिजल्ट हर बार निगेटिव मिलता है, नकारात्मक प्राप्त होता है जब आप कोई बात गुस्से में कहते हैं। लेकिन अगर आप कोई बात प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, मधुर शब्दों में कहते हैं, तो उस पर आपको धनात्मक यानी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह से अवगत होंगे, जानते होंगे। कह रहे हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। आपसे पूछता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित है, तो बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। क्लियर है। बीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने 1956 में अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकृत किया था। कह रहे अधिगम के उद्देश्यों को वर्गीकृत करने वाले कौन कौन है, बीएस ब्लूम और उनके कुछ मित्र हैं। कब किए थे, 1956 में। अभी आप ऊपर पढ़े थे संज्ञात्मक के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। कोहलर, मैक्स वर्थीमर, कोर्ट कोफका तथा कोर्ट लेविन ने मिलकर के अंतर्दृष्टि अधिगम, आपसे पूछेगा अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, आप तो मिलान करने के लिए देता है तो आप कहेंगे किसने दिया। इन 4 में से कोहलर का, मैक्स वर्थीमर का, कोर्ट कोफका तथा और कोर्ट लेविन में से जिसका नाम होगा उसका नाम आप यहाँ पे क्या करेंगे, बता देंगे कि इन्होंने दिया था। स्किनर ने अधिगम की क्रिया प्रसूता अनुबंधन का प्रतिपादन किया था। किसने, स्किनर ने क्रिया प्रसूता अधिगम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, तो आप इसके बारे में भी बता देंगे। थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। चलिए, प्रस्तावना कौशल से पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। यह कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। प्रस्तावना कौशल के निम्नलिखित घटक होते हैं। प्रस्तावना कौशल के कितने घटक होते हैं, कुछ घटक दिए गए हैं जो आपको याद रखने होंगे। पूर्व ज्ञान से संबंध, आदंत ज्ञान की तुलना, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्तियों शैक्षिक साधनों का चयन, प्रश्नों में तत्परता और उद्दीपन प्रभाव, इस सभी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रस्तावना कौशल को चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो उन सिद्धांत में क्या बात कही गई है, प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। निरंतरता का सिद्धांत कहता है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतर मतलब क्या होगा, लगातार चलते रहना। तो कहा जा रहा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली क्या है, प्रक्रिया है, डबल इन्वर्टेड कामा में होगा, ठीक है। अंतः संबंध का सिद्धांत क्या कहता है, बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास के परस्पर संबंध होते हैं। उसके बाद क्या है, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों में एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है।
अंतःक्रिया का संबंध सिद्धांत क्या कहता है? बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण, वंशानुक्रम माता पिता से लक्षण का बच्चों में जाना कारण, न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों के अंतःक्रिया के कारण होता। कह रहा किसी बच्चे का विकास या डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ वंशानुक्रम क्रम से नहीं होता, यानी माता पिता से कारण ही नहीं हो जाएगा, ना सिर्फ वातावरण के कारण होगा, बल्कि इन दोनों का मिला जुला साक्ष्य होगा। मिले वरन क्या कह रहा है? वरन दोनों के अंतःक्रिया के कारण ही इसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है बच्चे का, यानी वातावरण और वंशानुक्रम का, जिसे आप हेरिडिटी कहते हैं और एनवायरमेंट को वातावरण कहते हैं। तो इसका मिला जुला असर होता है जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? यह प्रश्न जो आपका अगला है ये आप सब जानते हैं, पूछा गया है कि 21वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया, 86वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया, क्या जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह 2002 में हुआ था। इसमें शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार। आपसे पूछा जाएगा किस संशोधन से संबंधित है, आप कहेंगे 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, बनाया गया, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो आपसे पूछेगा शिक्षा का मौलिक अधिकार कब बनाया गया, तो आप कहेंगे 2002 में। किसके कारण, किससे बनाया गया, तो 86वें संविधान संशोधन से बनाया गया। कहाँ पे नया अनुच्छेद जोड़ा गया, तो 21वें अनुच्छेद में एक नया खंड जोड़ा गया जिसका नाम क्या था, 21 का जो बनाया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। क्लियर? चलिए, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैक्स ड्यूगल ने किया था। किसने किया था? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, मैकड्यूगल ने किया था। लेकिन इससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो आगे लिखी गई हैं। उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकड्यूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात और जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। कह रहा वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। ये बात किसने कही है? कोल और ब्रूस ने कही है। अधिगम के लिए कुछ कथन, अधिगम के कुछ कथन है जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहे गए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड ने क्या कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। कह रहा व्यवहार के कारण, किसने कहा? गिलफोर्ड ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? आपका अधिगम है। क्या है? अधिगम है। वुडवर्ड ने क्या कहा? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं के अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया कहलाती है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया होती है, और जबकि क्रो ने क्या कहा? आदतों, ज्ञान, आवृत्तियों के अर्जन की ही क्या कहलाते हैं? अधिगम कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया। कह रहा समस्या समाधान जो है ये तर्क द्वारा किसी समस्या को समाधान करने की क्या है? प्रक्रिया है। समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं जो कि निम्नवत। समस्या समाधान के कितने चरण हैं? 5 चरण हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। क्या है? समस्या की पहचान करना। पहले जब तक आप समस्या की आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे कैसे जानेंगे कि उसमें क्या हमको सुधार करना है? तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा है आपका यहाँ पे क्या होगा? परिकल्पना का निर्माण करना। समस्या का पहचान पहला है, दूसरा है परिकल्पना का निर्माण करना। तीसरा हो जाएगा तथ्यों एवं संकलनों या आंकड़े संग्रहण व्यवस्थापना का विश्लेषण करना। और फोर्थ है आपका परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थितियों में परीक्षण करना। कितने भागों में बांटे गए हैं? 5 चरण होंगे ना, तो एक चरण कोई इसका छूट गया। चलिए हम इसको ऐड कर देंगे उसमें। बी एस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा। कह रहा है बी एस ब्लूम ने शिक्षण के लिए उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला संज्ञात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोचालक उद्देश्य। और संज्ञात्मक उद्देश्य को पहले प्रश्न में आपने पढ़े कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। कह रहा है बी एस ब्लूम ने पूरे अधिगम शिक्षण अधिगम को कितने भागों में बांटा? 3। संज्ञात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, मनोचालक उद्देश्य। संज्ञात्मक आवेदन उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। संज्ञात्मक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। याद रखेंगे आप? ठीक है। चलिए ज्ञान अवबोध क्या क्या है? ठीक है। चलिए स्मृत स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो आप यहाँ कहेंगे कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो आप कहेंगे प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर आंसर इसका नहीं लिखा गया तो आप कह देंगे कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। कौन सा हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। अब इसके बारे में व्याख्या नीचे दी गई। ठीक है।
व्याख्या क्या है? स्मृत स्तर के सोपान। हर्बर्ट ने, पहले तो आप पूछेगा कि स्मृत स्तर का सोपान किसने दिया था, आप कहेंगे हर्बर्ट ने दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। ने स्मृत शिक्षण प्रतिमान की संरचना 5 प्रमुख पदों में की है: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण या तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। जबकि बोध स्तर का सोपान किसने दिया है? बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों के जन्मदाता हेनरी सी मैरिसन को कहा जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे। हेनरी सी मैरिसन को कहते हैं। इस प्रतिमान के निम्न सोपान हैं: उन्वेषण या खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण तथा परिपाक, व्यवस्था, वर्णन तथा अभिव्यक्ति। पूछा गया है कौन दोनों समान है, तो आप कहेंगे प्रस्तुतिकरण दोनों में क्या है? समान है। ठीक है, चलिए। क्रिया प्रसूता अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा है: क्रियात्मक अवस्था, ठीक, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। चलें आगे। आंत्र प्रज्ञ अवस्था जीन पियाजे द्वारा दी गई। आंत्र प्रज्ञ अवस्था किसके द्वारा दी गई? जीन पियाजे द्वारा बताया गया संज्ञात्मक विकास के पूर्व संज्ञात्मक अवस्था की दूसरी उपअवस्था है, जो कि 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। आंत्र प्रज्ञ अवस्था जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उपअवस्था है, जो कि 4 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में देखी जाती है या तक होती है। ठीक है, कुछ मिलान करने के लिए प्रश्न आए थे। 3 प्रश्न आए थे जिसमें मिलान करना था। 2 प्रश्न आए थे मिलान करना था। उन मिलान करने वाले प्रश्नों के उचित मिलान के साथ ही लिखा गया है। ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? थर्नडाइक की। पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर की। सारगर्भिता का नियम टेस्टाल्ट का, ठीक, उसके बाद गेस्टाल्ट का, उसके बाद सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट का। अनुकूलन पियाजे का। संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान ब्रूनर का। अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान आसवेल और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान ग्लेजर तथा साइनोटिक शिक्षण प्रतिमान गार्डन। इस प्रकार से 2019 के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न अगर आपके पूछे जाएँ तो आपके एग्जाम में गलत ना हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।